और आइए सीधा रुख करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे देश भर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, देश के कोने कोने में हर राज्य में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, दवाइयों की डिमांड बढ़ रही है, वैक्सीन की डिमांड बढ़ रही है और जगह जगह इनकी कमी महसूस हो रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। कभी इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कभी उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस हॉस्पिटल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बच गई। मैंने खुद रात भर अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम कराने में गुजारी है कि कहीं किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कहीं मौत नहीं हो जानी चाहिए। केंद्र सरकार हर राज्य को ऑक्सीजन का कोटा तय करती है। देश भर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है, केंद्र सरकार तय करती है कि इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। अब दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? दिल्ली सरकार ने अपना एक एस्टिमेशन लगाया जिसके हिसाब से दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब केंद्र सरकार ये भी तय करती है कि जो आपके कोटे की ऑक्सीजन है वो कौन सी कंपनी देगी। जैसे दिल्ली में तो ऑक्सीजन बनती नहीं है, दिल्ली की सारी ऑक्सीजन दिल्ली के दूसरे राज्यों से, दिल्ली के बाहर के दूसरे राज्यों से आती है। तो केंद्र सरकार तय करती है कि फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी, फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी। मान लो राजस्थान की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी, हरियाणा की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी। तो केंद्र सरकार कंपनियां तय करती है कि किस कंपनी से दिल्ली को अपने कोटे की ऑक्सीजन आएगी। अब दूसरी समस्या यहां पे आ रही है कि ये जो कंपनियां जिन राज्यों में हैं, उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचने लगी है। जो जो दिक्कतें आ रही थी, हम लगातार पिछले 2 दिन से एक मिनट टू मिनट, मैं खुद, मनीष जी, मैं, हमारे सारे ऑफिसर्स केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में थे। परसों रात को मुझे याद है जब जीटीबी हॉस्पिटल में वहां का ट्रक एक पड़ोसी राज्य से चलना था पर वो चला नहीं, जीटीबी ऑक्सीजन में आनी थी ऑक्सीजन, तो एक केंद्रीय मंत्री को हमने फोन किया और उन्होंने तुरंत वहां पे बात करके उस ट्रक को वहां से छुड़वाया। हम लगातार संपर्क में हैं, एक ट्रक को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं, सोई नहीं है। हाई कोर्ट और केंद्र सरकार से जो मदद हमें मिली है उसके लिए तहे दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जो कोटा हमारा बढ़ाया गया है अभी ऑक्सीजन का, उसमें उड़ीसा से काफी ऑक्सीजन आनी है, तो बढ़े हुए कोटे की ऑक्सीजन को भी दिल्ली पहुंचने में कुछ दिन लग जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हो सके तो हवाई जहाज के जरिए उड़ीसा के से ऑक्सीजन लाई जा सके। जब हमने लॉकडाउन लगाया था, मैंने आपको बोला था कि ये 6 दिन का जो लॉकडाउन है, ये 6 दिन हम आराम नहीं करने वाले, हम 24 घंटे काम करेंगे। इन 6 दिनों को हम इस्तेमाल करेंगे दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करने के लिए। इन 6 दिनों में दिल्ली में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको ठीक करने के लिए, दिल्ली में जो बेड की कमी है उसको ठीक करने के लिए, और हम 24 घंटे लगे हुए हैं दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और इंप्रूव करने के लिए। इस लॉकडाउन के 6 दिन जो हमें मिले हैं, इन 6 दिनों में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक और बात, ये बहुत बड़ी आपदा है। इस आपदा में अगर हम सारे लोग
हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल इसमें बट गए तो भारत नहीं बचेगा। इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी है। हमें भारतीय बनना है, हमें इंसान बनना है। देश के लोग आज सभी न्यूज चैनल पे देख रहे हैं कि दिल्ली में आने वाला ट्रक किसी और राज्य ने रोक दिया, मध्य प्रदेश में जाने वाला ट्रक फलाने राज्य ने रोक दिया। ये तो ठीक नहीं है। लोग ये नहीं चाहते। देश के लोग आज ये देखना चाहते हैं कि दिल्ली ने किसी दूसरे राज्य की मदद कैसे करी, उत्तर प्रदेश ने किसी राज्य की कैसे मदद की। हम एक साथ मिलके आपदा से लड़ना है हमें, तभी भारत बचेगा। अभी तो समय ये है कि उत्तर प्रदेश वाला दिल्ली की मदद करे, दिल्ली वाला हरियाणा की मदद करे, हरियाणा वाला बिहार की मदद करे, बिहार वाला गुजरात की मदद करे। हम सारे लोग अगर एक दूसरे की मदद करेंगे तभी तो भारत बचेगा। और अगर इतनी मुश्किल घड़ी में भी हम सारे एक दूसरे से लड़ने लग गए तो अगर भारत राज्यों में बट गया इस समय तो फिर भारत को कौन बचाएगा। मेरी सारी नागरिकों से अपील है, सारी सरकारों से अपील है कि आइए मिलके एक होके लड़ते हैं। अगर हम मिलके लड़े एक मुट्ठी बनेगी, हमारे सारे संसाधन मिलके एक साथ इस्तेमाल होंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी शक्ति बढ़ेगी। और अगर हम बट गए तो फिर कोई हमें नहीं बचा पाएगा। मैं सभी राज्य सरकारों से कहना चाहता हूं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे से जो बन पड़ेगा, मेरे हाथ में जो होगा, आप मुझसे मांगिए, मैं दूंगा। पूरे देश की मदद करेंगे। अगर दिल्ली में हमारे पास ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा होगी तो हम दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देंगे। अगर हमारे पास किसी दवाई की ज्यादा मात्रा होगी तो वो भी हम दूसरे राज्य के साथ बांटेंगे। और जब दिल्ली में कोरोना कम होगा और किसी दूसरे राज्य में डॉक्टर्स की जरूरत हुई, हम वहां डॉक्टर्स भी भेजेंगे। हम सभी भारतवासी हैं, हम अपने देशवासियों की मदद करेंगे, सभी राज्यों की मदद करेंगे, क्योंकि ये बीमारी कोई बॉर्डर देख के नहीं फैलती। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी भावना के साथ हम सभी मिलके एक साथ, सारी सरकारें, केंद्र सरकार, सारी राज्य सरकारें, हम मिलके काम करेंगे, एक भारत बन के काम करेंगे कोरोना को हराने के लिए। हमें पूरी दुनिया के सामने दिखा देना है कि विश्व में सबसे ज्यादा कोविड केसेस भारत में होने के बावजूद कैसे भारत के लोगों ने, यहाँ की सरकारों ने मिलके कैसे इस आपदा से लड़ाई की, कैसे हमने सारा प्रबंधन किया। भारत के लोग दुनिया को दिखा देंगे कि कैसे एक साथ मिलके इस खतरनाक बीमारी को हमने हराया। जय हिंद। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के लिए सबसे पहले उन्होंने केंद्र सरकार और कोर्ट का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उन्होंने इस कमी को कैसे दिल्ली वासी फेस करें ये भी बताया। कहा कि ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी ना हो इसके लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि हम सब एक साथ भारतीय बनकर लड़ेंगे तो हम कोरोना को हरा देंगे। हमें अभी भारत को राज्यों में नहीं बांटना चाहिए, हम सब अभी एक होकर आपस में एक साथ मिलकर काम करें, तभी हम शायद भारत को इस मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। तो केंद्र सरकार ऑक्सीजन का कोटा तय करती है, उस हिसाब से तय किया जाता है कितना राज्यों को कोटा मिलेगा। लेकिन ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताते हुए नजर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और साथ ही कहा कि अगर साथ मिलकर हम लड़ेंगे तभी जीतेंगे। तो ऑक्सीजन की किल्लत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे केजरीवाल ने। इस दौरान कई बातें अहम यहाँ पर कहीं सबसे ज्यादा जोर उन्होंने यही दिया कि फिलहाल सारी लड़ाई झगड़ा भूलकर हम सबको एक साथ मिलकर आगे आना चाहिए, एक साथ हम मिलेंगे तभी हम भारत को जीतेंगे। अगर देश बट जाएगा तो हम फिर बचा नहीं पाएंगे। ये बीमारी बॉर्डर देखकर नहीं फैलती। हम सबको ऐसे वक्त में आज एक होना है, सारी लड़ाई झगड़े दूर करने हैं और उसके बाद हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो दिल्ली में रोज 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दूसरे राज्यों ने दिल्ली का कोटा रोकने की कोशिश की, ये बात भी अरविंद केजरीवाल ने कही। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इस बीच राज्यों की राजनीति से हमें बाहर निकलना होगा और हमें ये नहीं देखना है कि कौन
क्या है, हमें मिलजुल कर दिल्ली को उत्तर प्रदेश की मदद करनी चाहिए और उत्तर प्रदेश को दिल्ली की मदद करनी चाहिए, दिल्ली को हरियाणा की मदद करनी चाहिए। जहां जिसकी जैसी जरूरत है वहां लोगों की मदद करनी चाहिए। तो साफ साफ दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। एक बार फिर से ये भरोसा दिलाते नजर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो ये तो बात हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ऑक्सीजन पर उन्होंने क्या कुछ कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल के लिए भी अहम दिन। छठे चरण की वोटिंग जारी है। 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग वहां पर हो रही है सुबह 7 बजे से और अब तक 37% वोटिंग हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें सुबह से ही देखी जा रही है। महिलाएं, बुजुर्ग सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर बंगाल में इस वक्त मतदान जो है वो चल रहा है और अब तक का जो आंकड़ा है वो 37% वोटिंग पश्चिम बंगाल में हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तो फिलहाल अभी तक कुछ जगह से हिंसा की खबरें भी इस बीच सामने आई हैं, लेकिन लगातार जो मतदान है वहां पर वो चल रहा है। लंबी लंबी कतारें लोगों की देखने को मिल रही हैं और इसके बावजूद आज भी हमने वो तस्वीरें देखी कि कैसे महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आए। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता सब्यसाची का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सब्यसाची, लगातार सुबह से हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। कोविड काल है, लेकिन बावजूद इसके लोग चाहते हैं कि वो अपने मत का इस्तेमाल करें। फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं वहां की क्या स्थिति, और अभी तक क्योंकि 12 से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, परसेंटेज को ही लेकर मैं बात करूंगी, क्या जानकारी, कितने फीसदी अभी तक मतदान हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए लोग भारी संख्या में वोट देने आ रहे हैं क्योंकि मौसम भी अच्छा है, तो इसी कारण लोगों की जो कतार है वो बहुत लंबी है और कोविड प्रोटोकॉल्स कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ रही है। लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि मुंह में जरूर मास्क पहन के वोट डालने जा रहे हैं, बट सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं दिखाई एकदम नहीं दे रहा है। और अगर 10 बजे तक की बात करें तो करीबन 15.93% वोटर्स टर्नआउट है नॉर्थ 24 परगना, जहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। और लगातार ये वोटर्स परसेंटेज है आने वाले वक्त में बढ़ने की संख्या है, क्योंकि देखिए सुबह से भारी संख्या में वोटर्स आ रहे हैं, स्पेशली महिला वोटर्स बहुत ज्यादा है। और हिंसा की अगर बात करें तो जगह जगह से हिंसा की वारदात सामने आई है, स्पेशली नॉर्थ 24 परगना, बैरकपुर और आमडंगा से हिंसा की रिपोर्ट आई है, जहां पे बैरकपुर में टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, हाथापाई भी हो गई पोलिंग बूथ के सामने। और जो आमडंगा है वहां से भी कहीं ना कहीं हिस्सों में बम भी बरामद हुए हैं। तो लगातार सुबह से हमने देखा है कि हिंसा की वारदात जो है वो सामने आ रही है। हालांकि लोग भी कहीं ना कहीं भारी संख्या में वोट अपना मतदान करने आए हैं और इसी बीच सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। जगह जगह पे जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो भी रैकिंग कर रहे हैं अपने जो ऑब्जर्वर्स के साथ, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर हिस्से से वोटर्स। जी सब्यसाची, चलिए आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्यसाची जो अहम जानकारी साझा कर रहे थे, यहाँ पर जिक्र किया उन्होंने हिंसा का, कि हिंसा की भी खबरें लगातार आ रही हैं। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में वोटिंग के दौरान हिंसा हुई है। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता एक बार फिर से आपस में भिड़े हैं, जो कि इससे पहले भी लगातार हर फेज में हमने देखा कि कैसे जैसी मतदान शुरू होता था 1-2 घंटे बाद हिंसा की खबरें सामने आ जाती थी। आज भी वही तस्वीर सामने आई कि टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो रही है, लेकिन इस वोटिंग के दौरान हिंसा की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। देखिए आप कैसे यहाँ पर जमकर एक दूसरे के साथ मारपिटाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है और आरोप यही लग रहा है कि जो टीएमसी कार्यकर्ता है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि वो हमें वोट नहीं डालने दे रहे। जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो टीएमसी कार्यकर्ताओं को गुंडा बता रहे हैं कि वो लोग मारपीट कर रहे हैं और किसी को भी यहाँ पर वोट डालने नहीं दिया जा रहा। तो पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान एक बार फिर से हिंसा की तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों को आप देखिए और इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।